करुणा वॉरियर के जीवन पर आधारित एक कहानी, एक टुकड़ा आसमान। उदास चेहरे की निशब्दता भी पढ़ लेते हैं अभय, ये सोचते हुए सुमन उसके प्रश्न पर बस एक टक उसका चेहरा देखती रह गई। बोलो सुमन, किसका फ़ोन था? सुमन की आंखों में झांकती वहाँ गहरी झीलों की मुहानी नजर आई, बेबस कर देने वाली उदासी के कोहरे की चादर से ढकी हुई जैसे कोई लापता झील। सुमन के शब्द आंखों में बूंदों की तरह झलक आए। ये देख अभय एकदम से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लेता है। सुमन। अभय के शब्द मरहम की तरह उसके अंग से लिपट गए। अभय, इस बार तो ईश्वर हमारी सुनेंगे ना? दर्द शिकायत के आंचल में लिपटा था, नितांत एकांकी, निशब्द। अभय को पता था सुमन बहुत जल्दी भावुकता में आंसू बहा देती है, लेकिन ये कोई फिल्म का इमोशनल टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन का विकराल सच था, जिसे अभय भी उतना ही महसूसता था जितना कि सुमन। अंदर से उसका मन भी उतना ही गीला हो उठा, फिर भी उसे अपने हिस्से का दर्द तो छुपाना ही था। कैसी बात कर रही हो सुमन, मेरा विश्वास करो अब की। अभय कहता कहता रुक गया। सुमन अवाक उसका चेहरा देखती रही। अभय का वादा कहीं उसकी डॉक्टरी पे हावी ना हो जाए। सुमन डर कर जल्दी से अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर देती है। मैं आज आप पर कोई बोझ डालने नहीं देख सकती। ऐसा कहते सुमन की हथेली लरच जाती है। मन कुछ कहता, दिमाग कुछ कहता, कैसी उलझनों में मन दो हिस्सों में बटा जा रहा था। अभय खुद डॉक्टर है, तब क्या कभी किसी का इलाज करते वक्त वादा करते हैं? नहीं, आखिर डॉक्टर सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, भरसक प्रयास, पर वादा कर खुद की आत्मा को जवाब कैसे देंगे? ये सुमन कैसे देख पाती? अच्छा, अभय उसकी हथेली हटाते हुए मुस्कुराते हैं। किसका फ़ोन था? क्या मम्मी का? अभय सुमन की माँ को मम्मी ही कहते और अपनी माँ को माँ। मम्मी सुनते समझ गई कि वे किसकी बात कर रहे हैं। धीरे से सर हाँ में हिलाकर वे खामोश रहना चाहती थी, पर अभय मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अब की मम्मी ने कौन सा उपाय बताया है? कहकर बिना आवाज़ के मुंह खोले हंस देते हैं। सुमन शर्मा जाती है। कैसे कहती? इस पर उसकी माँ ने सफ़ेद गाय के बछड़े को 2 सप्ताह तक गुड़ खिलाने को कहा है। अभय इन सब चीज़ों को कहाँ मानते थे, पर उनका अनंत प्रेम फिर भी सब कैसे स्वीकार कर लेता है, ये सोच सुमन भी हौले से मुस्कुरा दी। ये दूसरा लॉकडाउन था। दिन ऐसे ही घर की 4 दीवारी में बीत रहे थे, लेकिन अभय तो डॉक्टर है, उनका काम नहीं रुका था। वह उसे काम पर जाते हुए देखती और उनका काम देखकर वे गर्व से भर उठती। अपने हॉस्पिटल से रोजाना जाते और जाते जाते सुमन को ढेरों ताकीद कर जाते। आगे तीसरी बार का सुमन का ये बच्चे का लेकर प्रयास था। हाँ, वे डॉक्टरी भाषा में इसे प्रयास ही कहते, पर सुमन को सशब्द ना कह पाते। अपनी शादी के 5 सालों में बच्चों के लिए सुमन के दुख से कहीं ज़्यादा अपने परिवार और रिश्तेदारों में बच्चे को लेकर चर्चा सुन चुके थे। कई बार झुंझला जाते, मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। पिछली बार तो मम्मी आई थी, उससे पहले तो माँ आई थी। कितना मानसिक दबाव महसूस करते तब। बार बार समझाते कि सुमन की मेडिकली दिक्कत है, हो सकता है कुछ हो जाए, तो इस पर माँ ने जाने कितनी पूजा पाठ करा डाले। होम हवन, पंडितों को दान दक्षिणा हो गई। सुमन इस दिशा में लेटेगी, ये खाना खाएगी, ये नहीं खाएगी, सब माँ तय करती, उसकी एक नहीं चलती। फिर भी ये चुपचाप सोच कर रह गया कि अनुभवी माँ किसी डॉक्टर से कहीं ज़्यादा प्रबल दिखती है। आखिर हमारी भलाई तो है। शादी के 2 साल बाद उनके इकलौते बेटे का बच्चा होना उनकी एकमात्र इच्छा थी। वह किसी भी तरीके से माँ का उत्साह नहीं तोड़ना चाहता था, पर होने को कौन रोक पाया। बच्चा 5वें माह में सबको रोता और ढेर दिलासा देता चला गया। सुमन बुरी तरह निराश और उदास हो गई। माँ ने जैसे सारी उदासी अगली आशा पे उझेल दी। अभय ने बता दिया कि पूरे 1 साल तक कोई बच्चे का नाम नहीं लेगा। सुमन की जान वे किसी भी तरीके से खतरे में नहीं डाल सकता। माँ चुप रह गई।
पर रिश्ते नातेदार कब चुप रहने वाले थे। लखनऊ से बाराबंकी क्या इसलिए वे लोग जाते हैं कि जब भी जाएं तो सारी बातों का छोर अंतोगत्वा से बच्चों पर ही आकर रुक जाए। ऐसे माहौल में सुमन की उदासी और गहरा जाती, पर क्या करे, उसे हर सप्ताह ही बाराबंकी जाना होता। दोनों के घर बाराबंकी में ही थे, इसलिए अभय का एक पैर अपने कार्य क्षेत्र लखनऊ में होता तो दूसरा बाराबंकी में। आखिर दोनों ही अपने अपने घर की इकलौती संतानें थीं, तो उनसे जुड़ी उम्मीदें इससे और भी विशालकाय हो जाती। इसी का नतीजा था कि जाने कौन से बाबा की भभूत का नाम लेकर साल भर भी सुमन नहीं रुकी और अपनी जिद पर छठवें माह में फिर उम्मीद से हो गई। एक बार फिर दोनों घर भविष्य की खुशी पर झूम उठे। आखिर सुमन की माँ सुमन के साथ रहने आई। ये अभय की माँ की इच्छा थी। उन्हें लगा बेटी अपनी माँ की उपस्थिति में ज़्यादा सुकून से रह सकेगी। मानो दोनों घरों में ये बच्चा ही बस उनके सूने जीवन की एकमात्र खुशी हो। लेकिन अभय सुमन के लिए ज़्यादा परेशान रहते। सुमन की माँ आ गई, फिर हर रोज़ कोई न कोई उपाय सुमन से करवाती। अभय संकोचवश चुप रह जाते। आखिर कुछ आपत्तिजनक भी तो नहीं रहता। कभी काले कुत्ते को रोटी खिलाना, कभी पूजा के वक्त मंत्र जपवाना, खुद भी घंटों मंदिर में समय बिताती। सब कुछ सामान्यतः चल रहा था, बस वो एक दिन नहीं आता तो अभय का डर चित्कार उठा। सुमन की उल्टियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। 3 महीने भी नहीं हुए थे, वो तो खाना पच ही नहीं रहा था, अब तो पानी की भी उल्टियाँ हो जा रही थीं। अभय दवाइयाँ देते, इंजेक्शन लगाते, पर सब बेअसर रहता। पेट में इतना दबाव बढ़ा कि सुमन एक बार फिर उस बेइंतहा पीड़ा से गुजरी जिससे गुजरते अभय उसे कभी नहीं देखना चाहता। वो दर्द भरी रात थी। अपने ही हॉस्पिटल में सबसे बेबस और लाचार नज़र आ रहा था अभय। आज भी वो रात सपने में उसे दहला जाती। इस बार सुमन को अपनी कसम दे दी कि 2 साल तक कोई बच्चा नहीं, और ना हो तो हम गोद ले लेंगे। इस आखिरी शब्द से तो जैसे दोनों घरों में भूचाल सा आ गया। माँ अपने इकलौते बेटे की अपनी संतान देखना चाहती थी, तो मम्मी अपनी बेटी को नकारा साबित होते बिल्कुल देखने को राजी ना थी। हाँ, कुछ समय के लिए सुमन का शरीर सुधर जाए, बस तब तक वे अपना मंतव्य ज़रूर रोक सकती थी। मम्मी वापस चली गई। साथ ही दोनों परिवारों की ओर से सीधे तौर पर जतला दिया गया कि ऐसा सपने में भी ना सोचे, क्योंकि ऐसे बच्चे को ना मन से परिवार का प्यार मिलेगा, उल्टा मन से उसे देख देख कर दुखेगा ही। सुमन अंशुपुर विदाई में माँ के गले लगी तो माँ ने रोज़ देवी की तस्वीर के आगे दिया बाती करने की ताकीद देती चली गई। इस बार भी बीमारी के चलते देश भर में हुए अचानक लॉकडाउन के कारण ही दोनों माँओं ने कोई भी चाह कभी सुमन की तीसरी उम्मीद पर उसके पास लखनऊ नहीं आ पाई थी। खैर, सभी को अभय की समझदारी पर और अपने द्वारा फ़ोन किए जाने हिदायतों पर पूरा भरोसा था। बहुत देर सुमन अभय के कंधे से लगी सुकून से उसकी ओर झुकी रही, तब तक जब तक फ़ोन की घंटी नहीं बज गई। अभय ने फ़ोन उठाते हाँ हूँ ओके शब्दों से सुमन समझ गई कि अब अभय के हॉस्पिटल जाने का समय है। वे उनके फ़र्ज़ के आगे कभी रोड़ा नहीं बनती। अभय के बोलने से पहले ही वे खुद को संभालती हुई अपने चेहरे पर भरपूर मुस्कान लाती हुई बोली, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अच्छे से रहूँगी और शाम वाली टैबलेट भी ले लूँगी और आपका बनाया खाना भी खा लूँगी। पर अभी एकदम से घबरा कर उसकी तरफ देखते हैं। वो वॉचमैन से मैंने पूछा था, उसके घर में सफ़ेद गाय है, मैं रोटी गुड़ दे दूँगी तो आप उससे देते हुए चले जाएंगे ना? सुमन जल्दी से बोली और अभय हंस कर हंस दिए। ठीक है, दे दूँगा। दोनों के चेहरे भरपूर मुस्कान से खिल उठे। अब ऐसे लॉकडाउन दिन में कोई नौकर की व्यवस्था न थी, तो अभय ही अपने भरसक प्रयत्न से घर का हर संभव कार्य कर देते या सुमन की मदद कर देते। सुमन इस बार बहुत खुश थी। ना उल्टियाँ थीं, न पेट दर्द, दिन हल्के फुल्के बीत रहे थे। हालांकि 7-8 घंटे उसे अकेले बिताने पड़ते, पर वे अपने पति की जिम्मेदारियों को समझती थी, वो भी ऐसे हालातों में जब डॉक्टर बीमारों के लिए भगवान से कम नहीं थे। और इस पर सुमन रोड़ा कभी नहीं बनती। हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत सहयोग करता।
अभय कोविड के मरीजों से फ़ोन पर बात कर दिलासा देते और अपने जूनियर को समय समय पर निर्देश देते रहते और बाकी के समय और तरह के मरीजों को देखते। सब जानते थे उनकी पत्नी की ऐसी स्थिति है तो उन्हें संक्रमण से बचाने सभी को सहयोग करना ही होगा। अभय ने घर की डोरबेल बजाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर कोई आहट ना हुई। मन आकांक्षाओं से भर गया। घबराहट में जल्दी जल्दी दरवाजे पर दस्तक देने लगे। सुमन को क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही? खुद ब खुद से प्रश्न करता अभय वॉचमैन को फ़ोन करने लगता है। किसी तरह से 2 लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ लेंगे, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करूँगा। उफ! अभय की आंखों के सामने सुमन का चेहरा घूम गया, शांत बेखौफ, जो पूछ रहा था, क्या हुआ, क्यों परेशान हैं आप? सुमन, कल्पना नहीं हकीकत थी। अभय को एकदम से लगा कि सुमन को अपने अंक में समेट ले, पर उसके कदम वहीं ठहर गए। ओह, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई थी। आपको यहाँ खड़े देख बहुत देर हो गई क्या? सुमन के होंठ थोड़े लरच गए, जिसे देख अभय के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। नहीं नहीं, बस अभी आया था। अभय ने हमेशा की तरह ये परेशानी भी उससे छिपा ली। सुमन दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। उसे पता था कि हॉस्पिटल से आते अगले कमरे में अभय खुद को निसंक्रमित करते, तभी उसके पास वे घर के अंदर प्रवेश करते थे। सॉरी, पता नहीं चला आज कैसे नींद लग गई, कहती अभय की बाहों में सिमट आई। अभय उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता रहा, फिर टेबल से मोबाइल निकाल कर कोई गाना लगा देता है। कमरे की मध्यम मध्यम रोशनी में शब्द मन को हौले हौले सहलाने लगते हैं। अभय सुमन के साथ अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश और संतुष्ट था, पर रह रहकर सुमन की प्रेगनेंसी का ख्याल किसी बेमियादी डर से उसे भर देता। सबकी उम्मीदें दूर से उसे ताकती लगती। माँ हर रोज़ फ़ोन कर उन्हें ढेरों आशीष देती, अपने न आने पर की विवशता प्रकट करती और अगले ही पल इस तालाबंदी के कारण कोरोना को जी भर कर कोसती। ये सोच अभय मन ही मन मुस्करा देता। 7वां महीना था। अभय हर घड़ी सुमन की स्थिति का जायज़ा लेता रहता। सुमन हैरत से देखती, तब अभय उसकी नाक की नोक पर उंगली रखकर कहता, मेरा मन कहता है कि इस बार तुम्हें मम्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको पापा। इस बार दोनों की खिलखिलाहट से घर भर जाता। इस समय ये लॉकडाउन ना होता ना तो सब आते और कितना अच्छा लगता है ना, सुमन कहती है। तो अभय धीरे से कहते हैं, कोई बात नहीं, ये समय भी गुजर जाएगा। कहते हुए अभय हॉस्पिटल निकलने की फिर से तैयारी करने लगे। सुमन अभय को तैयार होता हुआ देख रही थी और मन ही मन जाने क्या क्या सोच रही थी। सब कुछ कितना बदल गया है। अपनों को दूर करने वाली कोई बीमारी भी होती है क्या? आम समय होता तो पड़ोस वाली भाभी जी आ जाती, या इसी शहर में रह रही उसकी दूर की मामी जी आती रहती। अव्वल तो घर मेहमानों से भर जाता। सोचते सोचते सुमन सोफे पे बैठ जाती है। सहसा उसे लगता है उसके कपड़े कुछ गीले हैं। सोफे का हैंडल पकड़कर वे मुड़कर देखने का प्रयास करती है। क्या पानी गिरा है सोफे पर? अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका कपड़ा भीग रहा है। उसकी अंतरस से कुछ रिस रहा था। धीरे धीरे सुमन घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। अभय पूरी तरह से तैयार थे। अपने जूतों के तस्मे बांध कर जाते समय वो सुमन की ओर मुस्कुरा कर एक आखिरी बार देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। सुमन की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अगले ही पल सुमन को उसी हालत में अपने साथ कार में लिए अभय हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल भी 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ पूरी तरह से बंदिशों के साथ कोरोना के मरीजों के लिए रास्ता था, तो दूसरी ओर से बाकी के मरीजों के लिए। अभय जल्दी से सुमन को स्ट्रेचर में लिटाएं अपने एक हाथ से उसका हाथ थामे थे, तो दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल को अपने कानों से लगाए थे। घबराहट पसीनों के रूप में चेहरे से टपक रही थी। हर तरफ आवाज़ों का शोर था या मशीनों की घरघराहट पर स्ट्रेचर के पहियों की घरघराहट वातावरण में शोर में एक सार सी हुई जा रही थी। सुमन स्ट्रेचर पर शांत पड़ी, मानो कोई जाप कर रही थी। बस झरझर आंसू उसकी आंखों के कोनों से लुढ़कते उसके बालों के एक हिस्से को तर कर रहे थे। डॉक्टर नीता अब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाली थी। नीता अंदर जाने से पहले अभय के पास आती है।
उसके बेचैन चेहरे को नज़दीक से देखती है, पर कोई भरोसा नहीं दे पाती। 2 पल उनके बीच कोई खामोशी तैरती रहती है, जिसे एक नर्स ने आके भंग किया। उसके हाथ में कोई पेपर था जो नीता की तरफ बढ़ा रही थी। नीता झट से उसे अपनी सनसनी निगाह से देख लेती है। अवाक उसके मुंह से निकल पड़ता है, अबे ये क्या? हाँ, अपने रुंधे गले को साफ कर धीरे से उसके स्वर फूटे। तुम्हें ट्यूबुलर रेगुलेशन का ऑपरेशन भी साथ में करना होगा। मैं सुमन को और परेशान हालत में नहीं देख सकता। नीता, सुमन को कुछ नहीं होने देना। मैं बचा हो सकता हूँ, बस सुमन को नहीं। एक एक शब्द उसके कसे जबड़े से निकालते अभय मसाब पसीने से नहा गया। सुमन से भी एक बार पूछ लो, अगर मैं समझा दूंगा बाद में उसे, पर अब और उसे अपने जीवन के साथ नहीं खेलने दूंगा। नीता प्लीज़ समझो। अपनी पीपीई किट और फेस मास्क के पीछे छुपी नीता की पलकें भीग गई थीं। उसने कितने ऐसे ऑपरेशन किए हैं जहाँ माँ के बार बार बच्चा गिरने के बाद भी माँ चाहकर बच्चा बंद होने का ऑपरेशन नहीं करा पाती, क्योंकि सबकी उम्मीद बच्चे की चाह पर आकर रुक जाती। पर अभय एक पति से ऊपर इंसान की तरह इस दर्द से सुमन की मुक्ति की गुहार लगा रहा था। नीता का अंतर्मन भीग गया। वे चली गई। नीता की जाते अभय का सुमन से दूर जाने का मन नहीं था, पर उसे मरीजों को देखने जाना था। अपने पीपीटी किट के सूट से वह वार्ड के मरीजों से हाल ले रहा था। साथ में चलते एक नर्स जो साथ ही साथ कुछ नोट करती जा रही थी। बेटा, परेशान ना हो, भगवान इस बार तुम्हारी गोद खाली नहीं करेंगे। अच्छे लोगों को भगवान निराश नहीं करते। एक वृद्ध महिला मरीज अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर मास्क की परत के पीछे से दुआ दे रही थी। अभय को लगा माँ ने आकर उसे हौसला दे दिया हो। उस हौसले के साथ माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर इस बार भी अनकहा डर उसके चेहरे पे पसर गया। जल्दी जल्दी मरीजों को निपटा कर वह लगभग दौड़ता हुआ ऑपरेशन थिएटर की ओर वापस आया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आता है तो वहाँ एक मूक नीरव शांति थी। शायद सुमन को वहाँ से ले जाया जा चुका था। वह वार्ड की तरफ भागा। बाहर दरवाजे पे ही नीता मिल गई। अभय उसके चेहरे में कुछ अनकहा ढूंढने लगा। कोई खुशी? नीता अभय को देख हौले से सर झुका लेती है। ये देख अभय की रूह कांप गई, पैर लड़खड़ा गए। उसके अंतरस के सारे शब्द चुक गए, सारी आशाएं उम्मीदें आंखों के रास्ते बह निकली। तुम्हें शायद ट्यूबुलर रेगुलेशन का फैसला नहीं लेना था अभय। हम सिर्फ सुमन को बचा पाए। नीता के लिए दम घोट देने वाले शब्द थे, पर उसे कहना ही था। अभय की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर कमरे की दहलीज लांघकर सुमन के पास जा सके। सुमन अभी हल्के होश में थी और अभय अपने सारा होश खो देना चाहता था। इन 2 दिनों तक अभय ने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। सुमन अब उठकर बैठ सकती थी। आज उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। एक लंबी खामोशी दोनों के बीच पसर गई थी। सुमन अपनी निशब्दता से अभय द्वारा उसकी चौथी बार की उम्मीद छीनने से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही थी, और अभय बार बार सुमन को समझाने वाले शब्दों के चुनाव में बेहद खामोश हो गया था। सुमन को सहारा देकर अभय हॉस्पिटल से निकल रहा था। तभी सुमन का फ़ोन बज उठा, जो अभी उसकी हथेलियों के बीच था। स्क्रीन में माँ लिखा था। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। सुमन 2 बार बजने पर भी फ़ोन नहीं उठाती, बल्कि अपने कंधे पर टंगे बैग की गुफा के हवाले कर देती है। दोनों अपने सधे कदमों से बाहर की ओर निकलने लगते हैं। अब वे हॉस्पिटल की गैलरी से गुजर रहे थे। फिर किसी आहट पर एकदम से सामने की ओर आंख गड़ा देते हैं। कोई सामने तेज़ी से उनकी तरफ चला आ रहा था। वह अभय से 1 हाथ की दूरी पर रुकता है। दोनों देखते हैं कि उसके हाथ में कोई पोटली थी और वह बेहद घबराया हुआ था। आप डॉक्टर हैं ना? साहब, मैं एक स्वयंसेवी हूँ। आज खाना बांटते समय हमें कूड़े के ढेर में ये बच्ची मिली। आप जल्दी से इसे देख लीजिए। वह वाकई बहुत हड़बड़ी में था। एकाएक दोनों के चेहरे की मुर्दनी आश्चर्य में बदल जाती है। अब वह सुमन की ओर से हाथ ढीले कर उस पोटली की ओर झुक जाता है। फिर अगले ही पल सुमन की ओर देखता है। उसके चेहरे को देख तीनों के कदम एक साथ वापसी की ओर पलट जाते हैं। अगले ही क्षण अभय उस बच्चे की जांच करने में लग जाता है। सुमन और वह स्वयंसेवी दूर से ही अभय को देख रहे थे। दोनों की नज़रें नर्स को आते जाते
उसको ट्रे पकड़े हुए देखकर मन ही मन प्रश्नों की दो चार हो रही थी। कुछ पलों में ही अभय उस व्यक्ति की तरफ आते हैं। तब दोनों की प्रश्नात्मक नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठ जाती है। अभी महज 1 महीने की बच्ची होगी। लगता है तुम्हारे देखने से कुछ समय पहले ही कोई उसे छोड़ गया। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई चिंता की बात नहीं। अभी अपने ग्लव्स पोंछते कह रहा था। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बस सोचता हूँ कि अब जाने क्या होगा इस बच्ची का। मैं इसे किसी अनाथालय में छोड़ दूँगा। यही एक पल था जब सुमन और अभय की आंखें आपस में मिली। अभय सुमन के अनकहे को पढ़ने लगा। तभी नर्स एक सफ़ेद चादर में समेट के उस बच्ची को लाती है और स्वयं सेवी की ओर बढ़ाती हुई। लेकिन सहसा सुमन अपना हाथ उसके आगे पसार देती है। नर्स और स्वयं सेवी दोनों अवाक देखते रह जाते हैं। सब अगले ही पल फिर अभय को देखते हैं, जो अभय कह रहा था, क्या हम इसे पाल सकते हैं? स्वयं सेवी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह एक पल डॉक्टर की ओर देखता रहा। मास्क के पीछे के भाव उसका मन पढ़ रहा था। वह हैरान भी था और बहुत ज़्यादा खुश भी। इससे बड़ी की बात क्या होगी कि इसके माँ बाप इसे मिल गए। ये सुनते सुमन आगे बढ़कर बच्ची को अपनी बाहों में समेट लेती है। वह स्वयं से भी मुस्कुराकर वापस जा रहा था। तभी उसके पर्स का मोबाइल फिर घंघना कर बज उठा। सुमन अभय के पर्स से मोबाइल निकाल कर उसके कानों में सटा देते हैं। सुमन चहक रही थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बस लॉकडाउन के बाद आने को तैयार हो जाओ। सतमासा देवी आई है, बहुत ध्यान रखना होगा। सुमन बच्ची को अपने अंक में समेटे मानो झूम रही थी। अभय उसकी बाहों में एक टुकड़ा आसमान देख मुस्कुरा उठा था। सुनते रहिए मेरी आवाज़ में मेरे द्वारा लिखित कहानियाँ। पसंद आने पे लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।